तो बताओ, आखिरी क्लास में हम लोग ने क्या क्या किया है? पहले हमने देखा अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो कौन होगा? वो वह एक व्यक्ति होगा जो कुछ योग्यताओं को पूरी करता होगा। वो योग्यताओं का उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 58 में। कितनी योग्यताएं हैं? 3 योग्यताएं। कौन कौन सी? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली, और तीसरा, वह लोकसभा के सदस्य बनने की निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके बावजूद भी कुछ शर्तें हैं। वो शर्त क्या है? कि उसने संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन या स्थायी सेवा के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारण ना किया हो। लाभ के पद का उल्लेख कहाँ किया गया भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 59 में। और 59 में लाभ के पद में निम्न पदों को शामिल नहीं किया गया। वो कौन कौन से पद हैं जो लाभ के पद में शामिल नहीं किए गए? पहला राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है, तीसरा राज्यपाल है, चौथा संघ के अन्य मंत्री, और राज्य के इन पदों पर रहने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अपना उम्मीदवारी खड़ा कर सकता है, और जब वो राष्ट्रपति बनेगा तब वो अपना वाला पद छोड़ेगा। इन 5 के अलावा यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तब चुनाव लड़ने से पूर्व उसे क्या करना पड़ेगा? अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? आर्टिकल 54 में क्या था कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पौंडीचेरी कब जोड़ी गई? 17वें संविधान संशोधन 1992 में। यानी संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी संघ शासित प्रदेश में नई विधानसभा का सृजन कर सकता है और मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था? निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष के या अप्रत्यक्ष? अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को चुनने में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का यूज किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने ये प्रणाली क्यों अपनाई? इसलिए अपनाई कि प्रत्यक्ष प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली में हमेशा जो जीतता है वो बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस वजह से हमने राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन सी प्रणाली का यूज किया? अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रणाली का। ठीक है। इसके तहत हमने क्या देखा था कि जीत उसको दी जाएगी जो एक निश्चित कोटा प्राप्त करेगा। इस निश्चित कोटा प्राप्त करने का फॉर्मूला किसने दिया? तो थॉमस एयर ने, और ड्रूप ने इसमें संशोधन किया। और फॉर्मूला क्या आया कि एक निश्चित कोटा इज इक्वल टू कुल पड़े वैध मत बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1 और बटे +1। इसके जब इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे तो हम क्या प्राप्त होता है? एक निश्चित कोटा। और वही जो जीतेगा वो निश्चित कोटा को प्राप्त करेगा ही करेगा, अन्यथा वो उसको जीत नहीं मिलेगी। ठीक है। फिर हमने देखा था कि समरूपता स्थापित करने के लिए भारत के सभी एमएलओ के मध्य वोट वैल्यू में समरूपता स्थापित करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालते हैं? मान लो यूपी में हम रह रहे हैं, तो यूपी के एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित सदस्यों संख्या गुणे 1/1000। तो इससे जब फॉर्मूला निकाला तो हमने देखा कि यूपी के एक एमएलए का जो वोट वैल्यू है कितनी आई? 208। इसी तरह से हमने सांसदों के वोट वैल्यू में एक रूपता स्थापित करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया। वो क्या है कि एक एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकाला हमने? कुल पड़े वैध मत नहीं, सभी राज्यों का वोट वैल्यू बटे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। ये सारा प्रोसेस हमने इसलिए यूज किया क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का पद क्या है? भारत का सर्वोच्च पद है, और उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करेगा? बहुमत का। इस वजह से हमने राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का इस्तेमाल किया। ठीक है। आज जब ये राष्ट्रपति बनेगा तो कुछ शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके तहत कई सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई, जैसे समझना, जैसे राष्ट्रपति के पास कुछ राजनयिक शक्ति है, इसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर। किसकी?
किसकी? राष्ट्रपति की। इसी के तहत राष्ट्रपति को कुछ प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं, हाँ या ना? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, इसी के तहत राष्ट्रपति को कुछ सैन्य शक्तियां दी गई हैं। या मिलिट्री पावर, है ना? इसी के तहत राष्ट्रपति को कुछ क्षमादान की शक्ति दी गई है। इसी के तहत कुछ राष्ट्रपति को विधायी शक्ति दी गई है, हाँ है ना? फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, हाँ है ना? फिर आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, और फिर वीटो शक्ति दी गई। तो राष्ट्रपति को ये समस्त शक्तियां दी गई है। किस? 8 है, और भी कैसे निकल के आएंगी। क्यों दी गई है ये शक्तियां? राष्ट्रपति को क्यों दी गई हैं? अगर कोई आपसे पूछे तो आधार क्या है? अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। समझ में आ गई बात? पक्का? क्यों? क्योंकि भारत की संसद व्यवस्था जो है वो कैसी है? दोहरी कार्यपालिका वाली है ना। एक तरफ वास्तविक और दूसरी तरफ नाम मात्र। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता कौन है? पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन किसके नाम पे करेंगे? ये कौन? ये क्या है? वो नाम मात्र का कार्यपालक है। और नाम मात्र का कार्यपालक कौन है भारत में? राष्ट्रपति। समस्त शक्तियों का उपयोग कर कौन रहा है? व्यवहारिक राजनीति में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। लेकिन सैद्धांतिक राजनीति में ये शक्तियां किसको दे दी गई? राष्ट्रपति को। अब एक एक शक्तियां देखेंगे, जिनमें से देखो बड़ी शक्तियां कौन सी हैं। एक है क्षमादान की शक्ति, थोड़ी सी बड़ी है। विधायी शक्ति बड़ी है ना? और थोड़ा सा वीटो शक्ति है, और आपातकालीन शक्ति बड़ी है। आज की क्लास में कौन कौन शक्ति? एक हम डिप्लोमेटिक पावर पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पढ़ेंगे, मिलिट्री पावर पढ़ेंगे, क्षमादान भी पढ़ लेंगे, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ लेंगे। बाकी जो बची हैं वो कब पढ़ेंगे? कल। ठीक है, चले शुरू करें। और पहली शक्ति आ जाओ। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तथा वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। इसके तहत पहली शक्ति लेके आओ। कौन सी? राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करते हुए दो काम करता है। पहला, विदेश यात्रा करेगा, और दूसरा डिप्लोमेटिक काउंसिल में या एम्बेसी में राजदूतों को नियुक्त करेगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर कौन सी है, तो आप कहेंगे दो पावर हैं इसके तहत। पहला कि वो विदेश यात्रा करेगा, और दूसरा वह भारत की विभिन्न एम्बेसी में। एम्बेसी कहाँ होगी भारत की? विदेशों में कहाँ कहाँ होंगी एम्बेसी? प्रत्येक देश में होगी।
जिन देशों की यहां पर है उन देशों की भारत में भी होगी, है ना? समझ में आया? तो जैसे मान लो अमेरिका की एम्बेसी दिल्ली में है, तो अमेरिका में भी भारत की एम्बेसी होगी। एम्बेसी में कौन व्यक्ति बैठेगा, इसका निर्णय कौन करेगा? हालांकि किसको नियुक्त करेगा? जिसको पीएम साहब या मंत्रिपरिषद सलाह देगी। समझ में आया? छुपा हुआ रूप देख रहा हो? नियुक्त कौन कर रहा है? नियुक्त करने का अधिकार किसको? लेकिन किसको? जिसको प्रधानमंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेगी। जब आप मान लो आईएएस यूपीएससी में पास होकर बन गया क्या, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, तब आपको कहाँ नियुक्त किया जाएगा? तो कौन नियुक्त करेगा आपको? राष्ट्रपति। लेकिन छुपी हुई शक्ति किसके पास है? वो किसके कहने पे कर रहा है? हालांकि जब जब तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उस पर साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति के। समझ में आ गया? पहली शक्ति समझ में आ गई। दूसरी देखो, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करता है? हाँ बिल्कुल, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करता है। तथा तथा संवैधानिक आयोगों का गठन करता है ना? जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। संघ के अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राज्य सॉरी महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, है ना? यूपीएससी के मेंबर्स और हेड इनको कौन नियुक्त करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अदर्स न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। आ रही बात समझ में? इसी तरह से वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आर्टिकल बताओ। वो वित्त विधेयक है 117। वित्त आयोग आर्टिकल 280। इसी तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कौन करता है? आर्टिकल बताओ। 338। इसी तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल बताओ। 338 ए। इसी तरह से राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का गठन कौन करता है? आर्टिकल 338 बी। इसी तरह से राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। समझ में आया? तो जिन पदों पर कोई व्यक्ति बैठ रहा है वो कैसे पद है? संवैधानिक। उन संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। और कुछ आयोग का गठन हो रहा है, उन आयोगों की नियुक्ति कौन कर रहा है? किस शक्ति के तहत? अपनी प्रशासनिक शक्ति के तहत। समझ में आ गई बात? तीसरी शक्ति देखो, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेशक होगा। क्या लिखा है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेशक होगा। प्रेसिडेंट विल बी द सुप्रीम चीफ सॉरी सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस। कौन होगा?
सर्वोच्च सेना समादेशक होगा। ठीक है, अर्थात चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, और चाहे वो एयरफोर्स हो, ये सब तीनों किसके द्वारा कनेक्ट होंगे? एक सुप्रीम कमांडर, और सुप्रीम कमांडर कौन है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन? राष्ट्रपति। समझो, ये तीनों व्यक्ति एक साथ कभी मिलके बात भी नहीं करते। अगर तीनों मिलेंगे तो पक्की बात है कोई ना कोई राष्ट्रपति उनके बीच में होगा। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि ये तीनों क्या ना कर लें, अचानक से पावर का यूज ना करें और भारत की अखंडता को प्रभावित ना करें। अगर तीनों मिल जाए तो सोचो, थल सेना किसके हाथों में? सबसे ऊंचा पोस्ट कौन सी है आर्मी में? जनरल। नेवी की सबसे ऊंची पोस्ट? अरे भगवान। और एयरफोर्स की सबसे ऊंची पोस्ट? और तुम लोग तैयारी कर रहे हो। ये तीनों इतने पावरफुल हैं, अगर सोचो इनको एक दिन का मौका मिल जाए तो भारत में क्या हो जाएगा? गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाएगी, है ना? आंतरिक अशांति फैल जाएगी, सशस्त्र विद्रोह हो। इस वजह से इन तीनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आने की अनुमति नहीं दी जाती। इनके ऊपर कौन कमांड कर रहा है? सर, राष्ट्र पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना में यही अंतर है। पाकिस्तान की सेना कभी भी क्या कर देती है? तख्ता पलट। आज तक क्या भारतीय सेना ने तख्ता पलट किया? क्यों नहीं किया? द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? ये जो लिखा है राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च समादेशक होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा है? अनुच्छेद 53 में ही लिखा है। ठीक है, जहां लिखा संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वहीं पे क्या लिखा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेशक होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट ले आओ। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, आर्टिकल 72। इसी के साथ तुलना करके पढ़ो। राज्यपाल 161। जो शक्ति राष्ट्रपति को दी है अनुच्छेद 72 के तहत, वही शक्ति राज्यपाल को दी है अनुच्छेद 161 के। बस दो अंतर है। देखो, क्षमादान की शक्ति में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियां दी गई हैं? पहला, वह मृत्युदंड को क्षमा कर लेगा। दूसरा, लघुकरण। तीसरा, परिहार। चौथा, प्रविलंबन। और पांचवा, विराम। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत कितने प्रकार की शक्ति दी गई? 5। राज्यपाल को ये हटा दो, बाकी सब दी गई। तो लघुकरण की शक्ति भी दी गई है, परिहार की शक्ति भी दी गई है, प्रविलंबन की शक्ति भी दी गई है, और विराम की शक्ति भी दी गई है। पहला अंतर समझ में आया कि राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। दूसरी शक्ति क्या है? अगर किसी मार्शल लॉ ने, अगर किसी मार्शल कोर्ट ने किसी सैनिक को सजा दी है तो सजा कम करा सकता है, किसका, कहां जाकर? लेकिन सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को राज्यपाल कम नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के मध्य अंतर तो समझ में आए। पहला क्या है कि ये मृत्युदंड को खत्म नहीं कर पाएगा, ये खत्म कर देंगे। दूसरा, ये कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को कम नहीं कर सकते, ये उसको भी कम कर सकते। बस दो ही अंतर हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल में। आप इसको पढ़ लेंगे, राज्यपाल की ये शक्ति आपकी अपने आप तैयार हो जाएगी। देखो क्या होता है। हुँ? अरे यार, जो आर्मी वालों के ऊपर कोई केस लगता है तो वो आम अदालत नहीं जाते, उनकी खुद की अदालत होती है। कुछ भी हो जाए, वो कभी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। उनका जो मुकदमा होगा वो कहाँ लड़ा जाएगा?
चाहे वो आर्मी के हो, चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे वो नहीं सुनते कोर्ट मार्शल हो गया। कोर्ट मार्शल का मतलब उसके बिल्ले छीन ली जाएंगे, पिस्टल छीन ली जाएगी, वर्दी छीन ली जाएगी, और उसको क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा? जेल में नहीं, उसको अपनी आर्मी को छोड़ के रिजाइन टर्मिनेट किया जाएगा और उसको जो सजा दी जाएगी। कौन दे रहा सजा? कोर्ट मार्शल। कोर्ट द्वारा, जो मार्शल की कोर्ट है वो दे रही है। और हम आम आदमियों को सजा कौन देता है? तो राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को कम नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई। दूसरा, ये मृत्युदंड की सजा को कम नहीं कर पाएंगे ये। अब एक एक ले आओ और समझो। पहला देखो, समाधान। थोड़ा व्यवहारिक राजनीति समझना। ये है क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ मान लो, सोचो दो लोग लड़े, कौन कौन? एक ए और एक बी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ए के खिलाफ सजा दे दी 7 वर्ष की। ए के पास कितने विकल्प? हाँ, ए के पास दो विकल्प, या तो वो सजा को स्वीकार करे या इसके खिलाफ अपील करे। अपील कहां करेगा? हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सुनवाई में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पक्ष लेते हुए इसको फिर सजा कितनी दे दी? अब इस ए नामक व्यक्ति के पास कितने विकल्प? या तो सजा स्वीकार करे या सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने भी ए को, अब ए नामक व्यक्ति के पास कितने विकल्प? कौन कौन से? अपील करे? अपील नहीं करेगा, क्या करेगा? इसके पास 3 विकल्प। समझो कैसे। या तो वो सजा स्वीकार कर ले, या सुप्रीम कोर्ट के पास ही अनुच्छेद 137 का प्रयोग करते हुए पुनर्विचार याचिका करे। लेकिन पुनर्विचार याचिका की शर्त क्या है? अरे चुप रहो। पुनर्विचार याचिका की शर्त क्या है? पुनर्विचार याचिका की शर्त यही है, अनुच्छेद 137 का प्रयोग तब कर पाओगे जब याचिका 30 दिनों के भीतर दी गई हो, दायर की गई हो, और दूसरा, उस न्यायाधीश को यह समझ में आ गया हो कि वाकई उससे कुछ भूल हुई है, तभी वो पुनर्विचार याचिका स्वीकार करेगा, नहीं तो कर सकते थे भाई। अभी बताते, ठीक है। या तो वो सजा को स्वीकार कर ले, या अनुच्छेद 137 का प्रयोग करते हुए पुनर्विचार याचिका करे, या इसके खिलाफ कहां चला जाए? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास अपील के थ्रू नहीं जाएगा। क्यों? राष्ट्रपति के पास अपील नहीं कर सकता। क्यों? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पास अपील नहीं कर सकता। क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम अपीली न्यायालय है। तो जो अंतिम अपील है, तो अपील इसके खिलाफ कहीं कर सकते हो नहीं। राष्ट्रपति के आप कैसे जाओगे? दया याचना कि महोदय ऐसी ऐसी बात है, कृपया आप इस पर एक बार अपनी दया दृष्टि डालें, और डालने की कृपा करें। ठीक है, देखो अब देखो, आ जाओ। अब किसी व्यक्ति को क्या दी गई? किसके द्वारा दी गई? याद रखना, राष्ट्रपति के पास कब जाओगे? जब सजा कहां से मिली हो? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हो गया? कहां गए? किसी ए नामक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की सजा दे दी गई। सजा देने के बाद वह व्यक्ति दया याचना करेगा, या तो वो खुद करेगा या उसके परिवार के लोग करेंगे। कहां करेंगे? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जैसे ही ये दया याचना पहुंची, व्यवहारिक राजनीति समझना, किसके पास पहुंची? राष्ट्रपति तुरंत वह दया याचना किसको दे देगा? किसको देगा? जैसे ही ये कहेंगे कि महोदय, क्या सलाह देंगे ना? सलाह किसके थ्रू? अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है? कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तथा वह सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए
तुरंत भेजा ना इसने किसके पास? ये सलाह देंगे महोदय इस मतलब इस याचना पर आप किसका यूज करें? समझ में आई? महोदय इस दया याचना पर आप अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करें। जैसे ही राष्ट्रपति को ये इसने कहा कि क्षमादान शक्ति का प्रयोग करें, मतलब मृत्युदंड क्या हो गया? माफ। और व्यक्ति को क्या साबित कर दिया गया? ये है उसकी क्षमादान की शक्ति। किस कब? जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई हो और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी होगा कि इस दया याचना पर क्या किस शक्ति का प्रयोग करो? क्षमादान शक्ति का प्रयोग करो। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को क्या कर देगा? माफ कर देगा और निर्दोष साबित करके घर। व्यवहारिक राजनीति तो यही ना। कोई बहुत खास है किसी का, उसको सजा दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहाँ गया वो आदमी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे? वो मंत्री परिषद के किसी व्यक्ति का बहुत खास आदमी है, तो सलाह क्या मिलेगी? माफ करो, निर्भया। हाँ 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 हाँ, रद्द हो गई थी। मना कर देंगे ना। कुत्तों को माफ क्यों करना है? वो तो वैसे ही दरिंदे कुत्ते थे ना, उनको क्यों माफ करोगे? तो इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी ना है कि अपने ऊपर सब कुछ गाज गिरा लेंगे वो। पूरी दुनिया देख रही कि साले चोर हैं, कुत्ते हैं, वो नीच हैं, उनको कैसे माफ कर देंगे? उसको लटकाओ तुरंत, तो लटका दिया गया। तो मेरी बात समझ रहे हो? व्यवहारिक राजनीति क्या होती है, सैद्धांतिक राजनीति क्या होती है? दुनिया को पता था निर्भया कांड में। हाँ बिल्कुल यार। ये क्यों सलाह देंगे ऐसे अपराध के लिए जो सामने दिख रहा है कि बहुत बदतमीज वाला अपराध है? क्यों देंगे? अपने ऊपर गाज गिराएंगे क्या? अपनी छवि को खराब करेंगे क्या? तुरंत वो कि निरस्त हो गई। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? पहली हो गई। दूसरी देखो, लघुकरण। लघुकरण की दया याचना आई किसके पास? नहीं, कोई भी दया याचना आई किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने किसको भेज दी? पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन्होंने कहा, किसको सलाह दी कि राष्ट्रपति महोदय कृपया इस दया याचना पर आप लघुकरण की शक्ति का प्रयोग करें। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उसकी प्रकृति बदल देगा, सजा की प्रकृति क्या बदल देगा? कैसे? सजाएं कितने प्रकार की? कोर्ट सजा क्या दे सकता है? कठोर, सरल, आजीवन और। इन्होंने क्या सलाह दी राष्ट्रपति को? कि आप अपनी लघुकरण की शक्ति का प्रयोग करें। लघुकरण की शक्ति का मतलब सजा की प्रकृति। सजा की प्रकृति कैसे? यदि किसी को मृत्युदंड मिला है तो क्या हो गया? आजीवन कारावास मिला तो क्या हो गया? कठोर मिला तो क्या हो गया? समझ में आ गई? कुछ भी हो सकता है, मृत्युदंड से डायरेक्ट यहां ले आ सकते हैं। हम्म, हाँ हाँ। तो आजीवन कारावास वही है। सब होती है, सब होती है। यही तो पढ़ा, इसीलिए तो पढ़ाना है। पुनर्विचार याचिका भी होती है और दया याचना भी होती है, समझो। लघुकरण की शक्ति में क्या किया राष्ट्रपति ने? सजा की प्रकृति बदल दी। प्रकृति मतलब जिसको मृत्युदंड मिला है उसको मृत्युदंड से चेंज करके कहां ले आए? जिसको आजीवन मिला उसको कहां ले आए? जिसको कठोर कारावास मिला 10 वर्ष का, उसको क्या कर दिया? सरल कारावास। समय नहीं चेंज हुआ है। लघुकरण में उसकी नेचर चेंज हुई। किसकी? पनिशमेंट का नेचर चेंज किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है तो मृत्युदंड को कम करके क्या कर दिया गया? उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला तो उसको कठोर श्रम में बदल दिया गया, या कठोर मिला है तो मतलब किसी व्यक्ति को कठोर श्रम 10 वर्ष का मिला है। अब राष्ट्रपति इस पे लघुकरण की शक्ति का कैसे प्रयोग करेगा? उसकी प्रकृति बदलेगा लेकिन समय
तो कारावास सरल हो जाएगा, लेकिन समय कितना रहेगा? बस याद रखना, प्रकृति चेंज होगी, समय नहीं चेंज होगा। किसमें? लघुकरण में। तीसरा आ जाओ। परिहार। फिर एक दया याचना आई, किसके पास? किसके पास आई? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने वो किसको ट्रांसफर कर दी? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद ने फिर सलाह दी कि राष्ट्रपति महोदय, आप इस दया याचना पर अपनी परिहार नामक शक्ति का प्रयोग करें। तब राष्ट्रपति क्या करेगा? समय बदल दे, समय कम कर देगा। देखो कौन कौन सी शक्ति? पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कठोर श्रम, और चौथा सरल कारावास। अब दिमाग लगाओ, राष्ट्रपति इन चार सजाओं में से किस सजा में परिहार नामक शक्ति का यूज कर सकता है? बिल्कुल, मृत्युदंड पे क्या परिहार नामक शक्ति का यूज किया जा सकता है? आजीवन कारावास पर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मृत्युदंड को आप आजीवन कारावास में बदलोगे, उसकी प्रकृति चेंज होगी, ना कि समय। समझ में आ गया? आजीवन को कठोर में करोगे तो प्रकृति चेंज होगी ना, समय नहीं। तो किसमें करोगे? सिर्फ कठोर कारावास को किसमें कर दोगे? सरल, सॉरी, कठोर कारावास 10 वर्ष का। तो आपने परिहार शक्ति का यूज करते हुए क्या कर दिया? कठोर कारावास ही रहने दिया, लेकिन समय कम करके कितना कर दिया? 5। इसी तरह जिसको सरल कारावास मिला है 20 वर्ष का, आपने रहने क्या दिया? सरल, लेकिन कितने वर्ष का कर दिया? तो परिहार नामक शक्ति किस सजा में यूज होगी? केवल कठोर और सरल। कठोर मतलब हथौड़ा तोड़ोगे, पत्थर तोड़ोगे, झाड़ू लगाओगे, लेटरिन साफ करोगे। सरल में चुपचाप से सजा काटो, बैठो, पढ़ाई करो लाइब्रेरी में, बस ज्यादा ज्यादा कैदियों की संख्या गिन लो, कितने गए कितने आए, बस। किसमें? अबे कोई याचना करे बढ़ाने के लिए डालेगा? यहां तो ये तो कर लो थोड़ा यूज। अजीब हो यार। कौन है भैया मेरी सजा बढ़ा दो, मैं बहुत खुश हूं, हमें और दुख चाहिए। कॉमन सेंस। हमेशा आदमी दया याचना कब करेगा? तो कठोर कारावास को 20 वर्ष को कम कराने के 10 कर देगा, 10 को कम करा के 5 वर्ष। सरल कारावास 20 वर्ष का है, तो उसको कम कराएगा कितने वर्ष और कम? तो इसने राष्ट्रपति ने किस शक्ति का प्रयोग किया? समझ में आ गई बात? पक्का? लघुकरण में किस शक्ति का यूज किया गया? सजा की प्रकृति चेंज की गई परिहार में। सजा की प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं होगी, जबकि उसका समय कम होगा। तो दिमाग लगाना कि इन सजाओं में से सिर्फ इन सजा पर राष्ट्रपति परिहार नामक शक्ति का यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। आ जाओ। एक क्या बची? एक नहीं, दो बची हैं, प्रविलंबन और विराम। फिर याचिका आई किसके पास? राष्ट्रपति ने किसको दे दी? इन्होंने सलाह दी राष्ट्रपति को कि महोदय, आप इस याचिका पर अपनी प्रविलंबन शक्ति का यूज करें। तो प्रविलंबन शक्ति का मतलब है राष्ट्रपति किसी भी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा। हाँ, सस्पेंशन क्या होता है? अस्थायी सस्पेंशन है ना। आपको कुछ समय के लिए, वो समय नहीं लिखा है, आपको नौकरी से बाहर रहना है, वही क्या है? सजा कम नहीं हुई है, सजा खत्म नहीं हुई है, लेकिन क्या हो गया? अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आगे बात समझ में? पक्का? श्योर? नेक्स्ट आ जाओ। विराम। विराम में क्या हुआ? फिर याचिका आई। याचिका किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने किसको दी? प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय, आप इस याचिका पर विराम नामक शक्ति का प्रयोग करें। तो विराम नामक शक्ति सिर्फ दो ही परिस्थितियों में आज तक यूज हुई है। वो कब?
ऐसे लिखा है, विशेष परिस्थितियों में सजा के प्रावधान को क्रम करना। वो विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? या तो कोई वृद्ध हो और या गर्भवती महिला हो। आज तक केवल इन दो लोगों ने ही विराम नामक शक्ति का प्रयोग मतलब इस्तेमाल यूज किया है। ठीक है, नहीं समझे? जवान देखिए, जवान देखिए, जवान दीपिका पादुकोण, उसको क्या मिली थी सजा? मृत्युदंड की सजा मिली थी। लेकिन वो जब जैसे ही उसको फांसी देने जा रहे थे, क्या पता चला? वो बेहोश हो जाती है और पता चलता है मेडिकल ट्रीटमेंट में कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही प्रेग्नेंट पता चलता है, उसकी सजा को क्या कर दिया गया? उसकी सजा को विराम कर दिया गया। और जब बच्चा 6 वर्ष का हो गया, तब उसको फांसी पर किस शक्ति का प्रयोग? विराम। कहाँ जेल से कहाँ भागोगे? ऐसा ही केस आया था नलिनी वाले केस में। नलिनी कौन है? हाँ, नलिनी राजीव गांधी की हत्यारन। धनु भी थी, वो मर गई थी। और ये कौन है? इन्होंने हत्या की और हत्या करके पकड़ लिया गया। अब राजीव गांधी की हत्या की तो इनको क्या मिली होगी? मृत्युदंड। लेकिन मृत्युदंड के समय जैसे मृत्युदंड हो रहा था, ये क्या पाई गई? सी वॉज प्रेग्नेंट। और इनकी सजा को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। ठीक है। वो जो मास्टरमाइंड की बात कर रहे होंगे। अब सुनो, ये प्रोसेस समझ में आ गया। अब देखो, याचिका आई, याचिका कहाँ गई? राष्ट्रपति ने किसको दी? ये किसको सलाह देंगे? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसको सलाह दे रही है? ये प्रोसेस कितने साल कितने महीने में कंप्लीट होना चाहिए, इसका भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ। और इसका बड़ा ही दुरुपयोग हुआ, या बड़ा ही इसका कोई फायदा नहीं हुआ दया याचना का। लोग शेर सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट 1989 का केस है। शेर सिंह ने याचिका डाली राष्ट्रपति को कि हमारी सजा को कम किया जाए। 11 साल लग गए याचिका को सुनवाई करते हुए। तो ऐसी याचना का क्या फायदा? हाँ, कोई समय सीमा नहीं, वो याचिका कितने समय में सुनी जाएगी। तो ये देंगे ना, ये देंगे कब? हाँ, 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 लो, 5 साल, 7 साल, 11 साल तक हुआ केस। उस याचिका, हाँ, पेंडेंसी है कि राष्ट्रपति के पास पहुंची है, देखो कब सुनवाई होती है। इस वजह से शेर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य ने सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और कहा कि कार्यपालिकी आदेश द्वारा इसकी समय सीमा को 3 माह के भीतर निपटाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कब आया मामला? 1989, शेर सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक कार्यपालिकी आदेश द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालना पड़ेगा। और इस ऑर्डर में लिखा हो कि दया याचना की अधिकतम समय सीमा कितनी होनी चाहिए? 3 माह में याचना पर आप अपनी सहमति दिखाएं या उस पर असहमति दिखाएं, लेकिन दिखाएं जरूर। एक अपराधी के भी कुछ अधिकार है ना। वो 11 साल तक पेंडिंग है। आप या तो हाँ करें या ना करें। इतने लंबे समय तक लटकाने का क्या मतलब है? समझ में आ गई बात? तो 3 माह का समय सीमा निर्धारित है, लेकिन आज तक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं निकला है। और याचिकाएं आज भी क्या है? लंबित है। समझ में आ गई बात? पक्का? अब सोचो, एक क्वेश्चन और। क्या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? पहला क्वेश्चन समझ में आया? इसकी समय सीमा क्या है? की गई, लेकिन समय सीमा 3 माह। समय सीमा 3 माह के बाद भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज तक नहीं निकाला गया, यानी अभी भी पेंडेंसी जारी है। दूसरा प्रश्न क्या, कि जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को जो सलाह दी है, क्या वो सलाह का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है? गलत। सुनो, एक मामला है केहर सिंह।
केहर सिंह कौन है? हाँ, केहर सिंह मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या दी और कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक नई व्याख्या दी और कहा कि दया याचना के सिलसिले में जो भी मंत्रिपरिषद सलाह दे रही है उसका न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। कब? यदि याचना या यदि निर्णय कैसा हो? हाँ, निर्णय यदि जाति आधारित हो, धार्मिक आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, ऐसा अगर भेदभाव दिख रहा है निर्णय में, तब उसका न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, दो याचिकाएं आई किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति, और जो याचिकाएं हैं वो अपराध का जो वो है लेवल, वो भी क्या है? सेम है। दोनों को सजा भी क्या मिली है? सेम। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने सलाह क्या दी कि एक का सजा माफ कर दो, दूसरी की सजा माफ ना करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक हिंदू और एक, तो दोनों के मध्य क्या स्थापित करने की कोशिश की गई? ऐसा भेदभाव अगर हो रहा है तो उस निर्णय का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। ठीक है, ये थी आज की सजाएं। कल हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी सजाएं, सॉरी, बड़ी शक्तियां कौन कौन सी? एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति और तीसरा वीटो शक्ति। कल राष्ट्रपति अंतिम रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग कल। ओके, टाटा, बाय बाय।